एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पहला कदम सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स की, और इक्विटी फंड्स क्या होते हैं और उनमें निवेश कैसे किया जाए, क्या फ़ायदे हैं उसके, इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं SBI म्यूचुअल फंड के ED और CMO DP सिंह और CNBC आवाज़ के मार्केट्स एडिटर प्रदीप पंड्या। आप दोनों का ही स्वागत है। और कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल पे जाके हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इक्विटी फंड्स की सर अगर मैं बात करना चाहूँ, ये किस तरह की कैटेगरी होती है? क्या इक्विटी फंड्स, जैसे कि हम शेयर बाज़ार की बात करते हैं, एक फ़ंड के ज़रिए हम शेयर बाज़ार में एंट्री कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल, शेयर मार्केट में एंट्री करने का स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स इससे बढ़िया तरीका कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके बारे में नॉलेज होना, कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, व्हाट आर दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आगे आने वाले टाइम में कंपनी में क्या होने वाला है। एक आम व्यक्ति को इतने ऐसा नहीं है कि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, बट जो जितना समय इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पूरी रिसर्च करने के बाद। रिसर्च टीम्स जो कि डेडिकेटेड, जिनका काम ही यही है कि दिन में 24 घंटे उनका काम दिमाग ऐसे ही में ही रहता है कि कंपनी के बारे में देखना, कंपनी की मैनेजमेंट को मिलना, उनके नज़रिए को समझना और ये समझना कि ये कहानी है या ये हकीकत है। वो जो एक चीज़ है कि क्योंकि कई बार शेयर मार्केट में देखा गया है कि कई कहानियाँ ऐसी आ जाती है कि बहुत बड़े बड़े दिखा दिए जाते हैं, बट वो रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ। तो वो काम जो है, आई थिंक म्यूचुअल फंड्स के जो स्कीम्स हैं उसके ज़रिए हम इससे बच सकते हैं। ऑलराइट, प्रदीप, थोड़ा सा अगर मुझे इसके बैकग्राउंड में जाना हो तो किस तरह की कंपनियां म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करती हैं? हम AMCs अक्सर कहते हैं कि ये फंड हाउसेज जैसे नाम का इस्तेमाल हम करते हैं। और इक्विटी फंड्स को लॉन्च करने में भी क्या अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसमें ये AMCs लॉन्च करती हैं? जी हाँ, तो आप ये समझिए कि अगर आपको एक पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो आप या तो एक PMS के तौर पे कर सकते हैं, जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं, लेकिन वहाँ पे अमूमन एक लोअर थ्रेशोल्ड होता है, एक सीमा से ऊपर का ही फंड आप एक इंडिविजुअल से ले सकते हैं। तो जाहिर है कि उसमें केवल HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर आते हैं। लेकिन आम निवेशकों को अगर इसमें जोड़ना हो, और इवन उसमें HNIs भी म्यूचुअल फंड्स में बड़े पैमाने पर आते हैं, तो उनके लिए ये म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हैं। अब ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कंपनी है, और वो जो फंड्स चलाती है उसको आमतौर पर म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि ये हेविली रेगुलेटेड सेक्टर है, इस लिहाज से कि बहुत सारे नियम कायदे हैं किस तरह की स्कीम लॉन्च की जाएगी, उस स्कीम में किस तरह की चीज़ों में आप निवेश कर पाएंगे, डेट फंड क्या होगा, इक्विटी फंड क्या होगा, इक्विटी फंड होने के लिए कम से कम इक्विटी में कितना एक्सपोजर होगा। और जैसे आपने कहा, हाल में उसका नया कैटेगराइजेशन हुआ है जिस पर मैं आगे और विस्तार से आता हूँ। लेकिन ये जो एक रेगुलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई गई हैं, उसके पीछे सेबी का और सरकार का मकसद ये है कि आपके पैसे सुरक्षित रहें। और जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर होता है वो ये कि ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो कभी भी आप देखते हैं बाज़ार में एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। सत्यम तो बहुत पुराना नाम हो चुका है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर बाज़ार को बहुत भरोसा था और वो बाद में धराशायी हो गई, उनके वैल्यू 90% 99% तक डिस्ट्रॉय हो गई। कुछ कंपनियां जो आज भी लिस्टेड हैं, GMR, GVK वगैरह, एक समय जब इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ी थी तो वो पता नहीं कहाँ पे आसमान पे थी, उनके प्राइस किस तरह से गिरे। सुज़लॉन ऐसा ही एक और एग्जांपल है। तो म्यूचुअल फंड में जाने के पीछे मकसद एक ही होता है कि आप एक पोर्टफोलियो लें, और चूंकि आपके पास सीमित पैसा है, उसमें आप ये सारे स्टॉक्स कितने कितने खरीदेंगे वो भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कोई स्टॉक मान लीजिए कि पेज इंडस्ट्रीज़ है, वो 25,000 का एक शेयर है, तो अगर आपके पास 5 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप एक शेयर लेंगे तो उसका एक सिग्निफिकेंट वेटेज ऑटोमेटिकली तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए आप एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, और रेगुलेटर की कोशिश ये होती है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाए, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स उस कैटेगरी के अंदर मोटे
पैमाने पर फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उनको मार्केट को आउट परफॉर्म करना है, उनको दूसरे फंड से बेहतर परफॉर्म करना है। तो इवेंचुअली आपको एक अच्छा एसेट मैनेजमेंट हाउस भी, एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी चुनना बेहद ज़रूरी है। एक अच्छे फंड मैनेजर पर आप भरोसा करेंगे बिल्कुल, तो मैं आप उसी पर आ रही थी, रिटर्न क्योंकि आएगा। मैं अपना सारा पैसा तो एक फंड मैनेजर के हाथ में सौंप रही हूँ। तो ऐसे में मुझे कैसे उन पर विश्वास हो, कैसे उन पर भरोसा हो, और कैसे ये सेफ जरिया होगा इक्विटी बाजार में निवेश करने का? इस सवाल पे आने से पहले मैं एक बार, जैसे प्रदीप जी ने बोला कि सुरक्षित होता है, तो सुरक्षा की डेफिनेशन समझनी बहुत ज़रूरी है। ओके। कि एक व्यक्ति, जो बंदा अपने पैसे को एक इक्विटी फंड में डाल रहा है, उसकी सुरक्षा वो एफडी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। एक डेट फंड की सुरक्षा और एक इक्विटी फंड की सुरक्षा और एक लार्ज कैप इक्विटी फंड की सुरक्षा और एक स्मॉल कैप इक्विटी फंड की सुरक्षा, इन सब की परिभाषा अलग अलग है। तो अगर आप एक लार्ज कैप फंड में डाल रहे हो तो उसकी सुरक्षित इसीलिए कहा जा सकता है कि मार्केट का जैसे बिहेवियर होगा, उस मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से ये आउट परफॉर्म करेगा। ओके। और उसी के हिसाब से अगर मार्केट 10% नीचे आती है तो जो फंड मैनेजर की ये कोशिश रहेगी कि 10% ना आके 6%, 7%, 5% तक नीचे रखे, क्योंकि ये नामुमकिन है कि कोई कहे कि ये सुरक्षित फंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वैल्यू नीचे नहीं आएगा। वैल्यू नीचे अवश्य आएगा, क्योंकि किसी भी फंड का जो फॉर्चून कहते हैं वो मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस फंड में डाल रहे हो। और सुरक्षा की भावना में अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लार्ज कैप स्मॉल कैप्स के मामले में ज़्यादा सुरक्षित है, तो इसका ये मतलब नहीं है ये कैपिटल प्रोटेक्टेड है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो वो बात समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लेकिन एक मुख्य बात क्या है, देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि आप फंड लीजिए और अपनी मर्जी से कोई 10-15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाकर मत बैठिए। मेरा ये मानना है, काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे दर्शक आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने ये स्टॉक लिए थे, लंबी लिस्ट लेकर आएंगे 10, 12, 15 शेयरों की। अब हम तो 10 साल से लेकर बैठे हुए हैं और मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, हमारा तो रिटर्न बढ़ता ही नहीं है। कभी एक कोई चला तो दूसरा गिर गया। ये जो फंड के साथ एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप इंतजार करेंगे, जो सिंह साहब कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, जब मार्केट में मंदी होगी तो शेयर गिरेंगे। हो सकता है कि निफ्टी से ज्यादा आपका फंड गिर जाए, हाई बीटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे उस शेयर पे तो इवेंचुअली आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे और आपका रिटर्न भी एवरेज हो जाएगा और आपको एफडी से ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा अगर आप बने रहेंगे। तो आप खुद से कोई स्टॉक लेकर के या एक पोर्टफोलियो बना करके 5 साल 10 साल बैठे रहेंगे तो आपको ये अंदाजा नहीं है कि इन शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा होगा। यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है जो अपने पोर्टफोलियो को ट्वीक करते रहते हैं समय के साथ, और इसलिए वो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन 5-7 साल का समय आप देंगे तो वो मार्केट को आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे। बीच के उतार चढ़ाव में अगर आपने स्टॉक लिए हैं तो आपको चिंता होगी कि पता नहीं मेरा स्टॉक गिरा तो लेकिन अगली तेजी में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो फंड मैनेजर्स इंश्योर करेंगे कि अगली तेजी में जो स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनमें स्विच हो जाए। तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी, आपको केवल वेट करना है और आपको केवल इतना करना है कि जब गिरता है बाजार तो वहां पे थोड़े, अगर आपके पास अच्छा शेयर है, अच्छा फंड है, तो उसमें थोड़े और पैसे डालते रहिए। जब भी गिरावट आए तो आपका एवरेज नीचे आता जाएगा, रिटर्न उतना बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई और चिंता आपको नहीं करनी। कितने तरह के इक्विटी फंड्स होते हैं? इक्विटी फंड में अभी जो नई कैटेगराइजेशन की है उसमें आई थिंक इक्विटी एक तो लार्ज कैप का एक कैटेगरी है, एक मिड कैप का कैटेगरी है, एक लार्ज एंड मिड कैप का कैटेगरी है, उसके बाद एक स्मॉल कैप कैटेगरी है, उसके बाद ELSS एक अलग कैटेगरी है, और आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी में ही आता है, जो कि मतलब चाहे उसमें कोई ऐसा उतार चढ़ाव का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट वो भी एक इक्विटी कैटेगरी में है। ये सारी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बनाई गई हैं। मल्टी कैप एक अलग कैटेगरी है। तो ये सब कैटेगरी जो बनाई गई हैं वो एक निवेशक के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि वो साहब यहाँ पे एक बात जो मैंने अभी सुनी कि जब ये कैटेगरीज हाल में रीडिफाइन हुई है, उसके पहले क्या ऐसा था कि एक ही स्टॉक एक फंड मैनेजर ने लार्ज कैप फंड में ले रखा है और दूसरे फंड मैनेजर ने मिड कैप फंड में ले रखा है? लार्ज कैप फंड में तो इतना नहीं था, क्योंकि लार्ज कैप में जनरली हर एक फंड हाउस अपने टॉप 100 को लार्ज कैप ही मानता था। ऑलमोस्ट उसमें थी। बट जहाँ तक मिड कैप और स्मॉल कैप का सवाल है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंड हाउसेज डिफरेंट डेफिनेशन को लेके चलते थे। जैसे हमारे यहाँ पे अगर जाके एनी ऑल फंड्स अदर देन ओवर एंड अबाउट 250 वर कंसिडर एज स्मॉल कैप। तो हाँ हमारे तो अभी सॉरी डिफरेंट नंबर था, मतलब अभी सेबी ने वो क्लियर कर दिया कि 101 से लेके 250 तक के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हैं वो मिड कैप माने जाएंगे, 250 के ऊपर जो है
वो सारे के सारे स्मॉल कैप माने जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा साफ कर दें दर्शकों के लिए जो इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जो सिंह साहब भी बता रहे हैं कि देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ली जाती हैं, और फ्री फ्लोट वगैरह नहीं, प्योर ओवरऑल टोटल मार्केट कैप। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप हैं, 101 से लेकर के 250 नंबर वाली कंपनी मिड कैप हैं, और 251 और उसके नीचे वाली सारी कंपनियां स्मॉल कैप है। यानी स्मॉल कैप का बहुत बड़ा सा बास्केट है, करीब 80% के आसपास रेगुलर ट्रेड होने वाले स्टॉक स्मॉल कैप में वो सब स्मॉल कैप अब कहे जाते हैं। एक निवेशक के तौर पे हम ये क्लासिफिकेशन को अच्छा ही है, एक तरह से सेबी ने इसको क्लासिफाई कर दिया है ताकि पारदर्शिता बढ़ेगी और हमें अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार चुनाव करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन उसके अलावा एक निवेशक के लिए क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदे हैं? उसके लिए अपना एक डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये हम ये कहते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो व्यक्ति पहली बार मार्केट में आ रहा है और ही इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द फिक्स कूपन प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए हमेशा ये रहेगा कि वो जो रिस्क की परिभाषा की जो मैं बात कर रहा था, तो ज़्यादा रिस्क एकदम लार्ज कैप में दोनों में और एक फिक्स डिपॉजिट से स्मॉल कैप में जाना, these are the two extreme universes from one paradigm to another paradigm। उसके बीच में लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप फंड्स आते हैं। तो शुरुआत लार्ज कैप से करनी चाहिए एक व्यक्ति को। लार्ज कैप अगर हम एक्चुअली देखें तो पिछले 1 साल में तो लार्ज कैप ने ही अच्छा किया है, मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा, मार्केट साइकिल्स भी होते हैं, कब लार्ज कैप चलेगा कब मिड कैप चलेगा। टू डाइवर्सिफाई विद इन द इक्विटी फंड्स ये बहुत आसान है कि किसी भी एक निवेशक के लिए कि वो कितना पैसा कौन से स्टॉक्स में डाल रहा है। तो उसमें कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, हर एक व्यक्ति की जो सिचुएशन है डिफरेंट है। तो फिर भी ये है कि 50% ऑफ द पोर्टफोलियो इज जनरली कंसिडर के 50% तो आपका लार्ज कैप में ही होना चाहिए। लेकिन अक्सर जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। ऐसे में अगर आपको इक्विटी में अपना पोर्टफोलियो बनाना है, इक्विटी फंड्स को ही शामिल करना है, तो उसको कैसे आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, किस तरह से आपको रेशियो बैलेंस करना चाहिए, पर हम बात करते हैं हमारे पैनलिस्ट से। तो जैसा कि प्रदीप हमने समझा है कि लार्ज कैप होते हैं, मल्टी कैप कैटेगरी है, एक लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी है, डायनेमिक कैटेगरी है, एलएसएस कैटेगरी है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपकी उम्र कम है, तो आप इक्विटी ओरिएंटेड पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन मुझे डाइवर्सिफाई भी करना है। तो अब इसी के तहत मैं डाइवर्सिफाई कैसे करूं, कैसे मैं ठीक ठाक रिस्क लेकर एक अच्छा खासा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकती हूं? देखिए, हाल में मैं एक कार्यक्रम में गया था लुधियाना, तो वहाँ पर एक दर्शक थे जो मेरे पास आए, उनके पास म्यूचुअल फंड बहुत सारे थे। A4 साइज़ के पेपर में कुछ 1.5 पेज की उनकी लिस्ट थी फंड्स की, इतने सारे फंड्स थे। हाँ, ओह गॉड। तो उनमें से मैंने स्टॉक समझ के खरीद लिए थे क्या? तो मैंने कुछ फंड्स उनको मार्क किए, और लेकिन फिर मैंने बोला कि भाई ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि किसी एडवाइज़र के पास जाइए और उनसे आप मिलिए और उनसे समझिए कि आपको कितने फंड में रहने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि 5-7 से ज़्यादा तरह की स्कीमों में किसी को जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो रेप्लिकेशन होता है। और अभी जो पूरा रिक्लासिफिकेशन किया है सेबी ने, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक ही फंड हाउस में कई स्कीमें चल रही है जो एक जैसी हैं, तो वो फ़र्क नहीं है तो फिर मर्ज कीजिए, तो उनको मर्ज कराया गया। और अलग अलग फंड हाउसेज में सेम तरह की स्कीम बता करके जो स्कीम चल रही है वो दरअसल बिल्कुल उसका रिस्क रिवॉर्ड अलग है। लेकिन अब जो सिंप्लीफिकेशन हो चुका है उसके बाद मुझे लगता है कि अब आपके लिए सिलेक्शन बहुत ही आसान है कि अगर आपको अपना पूरा का पूरा जो आपके पास सेविंग्स है उसको एक साथ में आप डालने की सोच रहे हैं, तो आप किसी बैलेंस फंड में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेट और इक्विटी दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। आप अपने एडवाइजर के साथ ऑफ कोर्स बैठ करके इसको समझिए कि किस तरह का रेशियो है, या फिर आप खुद से अलग अलग ले रहे हैं तो फिर आप प्योर इक्विटी में फंड लीजिए और डेट के फंड लीजिए, ताकि आप खुद से उसको मैनेज करेंगे। तब ये आपके सामने क्लैरिटी होगी कि डेट और इक्विटी का बैलेंस आप खुद करने वाले हैं, और हर 6 महीने साल भर के बाद आप इसको रिव्यू करके खुद से रीबैलेंसिंग भी करने वाले हैं। नहीं तो लोग हर तरह के फंड्स ले लेते हैं, हर तरह की स्कीम ले लेते हैं। यहाँ पर निवेश का डुप्लीकेशन जो आपने कहा है, इससे मेरे मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों? मुनाफे पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए मार्केट तो एक ही दिशा में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, एंड जब जो जितनी भी स्कीम्स हैं वो बेंचमार्क है टुवर्ड्स दैट बेंचमार्क। अगर BSE इज गोइंग अप बाय 2%, तो योर फंड्स विल जनरली गो बाय 2% प्लस और लिटिल बिलो दैट। तो अब बहुत सारे फंड, जैसे प्रदीप जी ने बोला कि अब कोई व्यक्ति 40 फंड लेके बैठा है तो उसको अपना मतलब एक टाइम पास ही है, मैं तो बोलूँगा कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उसमें क्या ज़रूरत है कि आप इतने फंड लेके बैठे हो? ओनली थिंग यू हैव टू सी पेडिग्री ऑफ द फंड हाउस,
द लॉन्जिविटी ऑफ द फंड हाउस के उनके वैल्यूज़ एथिक्स क्या हैं उस फंड हाउस के, क्या अच्छे से वो कितने सालों से बिजनेस में हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए म्यूचुअल फंड का एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। आई विल यूज़ द वर्ड, मतलब यू हैव द कैटेगरीज व्हेन यू रीच ए पर्टिकुलर नंबर, आपने जैसे 50% किसी भी अच्छे लार्ज कैप फंड में लगा दिया और उसके बाद एक मिड कैप एक मल्टी कैप फंड में लगा के ज़्यादा से ज़्यादा ELSS तो अलग ही कैटेगरी है। उसमें आपको किसी को लगाना है तो वो लगाएगा ही। और परंतु हमने ये भी देखा है ELSS फंड में चाहे 3 साल का लॉक इन है, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो 15-15 साल से ELSS में बैठे हैं, उन्होंने निकाला नहीं पैसा, बिकॉज इट्स सो वेल डाइवर्सिफाइड एंड वेल परफॉर्म्ड फंड कि हर साल उनको डिविडेंड भी आता है। डिविडेंड के खैर हम चर्चा अलग से करेंगे क्योंकि अभी डिविडेंड आफ्टर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो थोड़ा बदल गया है उसका स्वरूप, मतलब डिविडेंड से ज़्यादा अच्छा है कि SWP लिया जाए, परंतु वो एक अलग विषय है। बट लंबे समय पर रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि फ़ंड मैनेजर हर वक्त हर समय वो देखता रहता है कि किस स्टॉक से निकलना है, किस पे डालना है, तो वो आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर वो काम करता रहता है। आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो रिसर्च के बेस पे कंपनी से हम विड्रॉ भी करते हैं, सेल भी करते हैं, लॉस भी बुक करते हैं। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल कई बार क्या होता है कि मैं एक स्टॉक को लेके उसके साथ सेंटिमेंटली अटैच हो जाता हूँ। ये होता है कि नहीं यार कम हो गया, अभी कोई नहीं और ले लो, स्टॉक को ले लो। पर अगर कोई स्टॉक किसी वजह से कम हो रहा है तो फंड मैनेजर विल टेक ए रैशनल डिसीजन, बिल्कुल, लेकिन वेयर एज एन इंडिविजुअल टेक ए इमोशनल डिसीजन। बिल्कुल। यहाँ पे एक और बात सिंह साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो नया क्लासिफिकेशन हुआ है उसकी वजह से शायद फंड मैनेजर की जो इंडिपेंडेंस थी या डिस्क्रिशन थी, उनकी खुद से निर्णय लेने की आज़ादी थी, वो थोड़ी कम हो गई है, क्या आप ऐसा कहेंगे? और ऐसी स्थिति में क्या बेहतर ऑप्शन है कि आप मल्टी कैप फंड में रहें, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फंड मैनेजर फ्री है कि वो कहाँ पे कितना पैसा। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता, ऐसी कोई बात है। उसका रीज़न क्या है कि टेम्पलेट पहले भी थे, जितने भी अच्छे फंड हाउसेज हैं उन्होंने हर एक फंड का एक पर्टिकुलर टेम्पलेट बना रखा था कि विद इन दिस टेम्पलेट ओनली यू कैन वर्क, बिकॉज अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन कि एक ही फंड मैनेजर एक लार्ज कैप फंड को चला रहा है, वही फंड मैनेजर एक स्मॉल कैप फंड को भी चला रहा है और दोनों में आउट परफॉर्म कर रहा है, दोनों में बढ़िया कर रहे हैं। दैट्स मोर ऑफ द वर्क ऑफ द टेम्पलेट, मोर ऑफ द वर्क ऑफ, जैसे वो कहते हैं कि एक फंड उसने डिसिप्लिन बना के रखा है। तो ओवरऑल मुझे एक फंड को परफॉर्म करने के लिए कितना समय देना चाहिए? अगर मैं हाल ही का एग्जांपल लूँ, 1 से 1.5 साल में हमने देखा है कि बहुत सारे फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, खासतौर से वो निवेशक जो कि अभी अभी बाजार में बस आए ही हैं और उनका फंड इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उनके लिए तो एक झटका है ना। तो कितना परफॉर्म करने का समय एक फंड को देना चाहिए स्टॉक के मुकाबले? मिनिमम तो 3 साल है और इट शुड बी 5 to आइडियली इट शुड बी 5 to 7 ईयर्स। इट डजंट मीन कि 5 साल तक कोई नेगेटिव चलता रहे तो उसमें बने रहो, क्योंकि एक व्यक्ति ये भी देखना ज़रूरी है कि फंड किस वजह से नहीं चल रहा, उसका रिव्यू आज की डेट में बहुत सारे मतलब आपको नॉलेज मिलती रहती है उसमें, परंतु 3 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 3 साल से कम किसी की तरफ देखना कि कोई 5% नेगेटिव हो गया, 2% है, वन शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। और तो उसमें मेरा भी यही है। और अभी हमने ये रुझाव देखा भी है कि लोग पैनिक ही नहीं होते हैं। आज से 5 साल पहले डिफरेंट होता था हाँ। कि जैसे ही मार्केट गिरी पूरी रिडेम्पशन आ गई। आज की डेट में हमने देखा है कि जब बहुत मार्केट गिरती है तो उसमें पैसा लोग और डालते हैं। उसकी वजह जानते हैं आप? पहला कदम का ये चौथा सीजन है। तो पिछले 3 सीजन में और अब इस चौथे सीजन में आपने और हमने मिलके जो बताया है लोगों को, उसी का असर है। हाँ, लेकिन साथ ही प्रदीप, अब जैसे कि ये तो खैर डेट फंड्स का अलग ही मामला है जहाँ पर हमने रिफॉल्स के लगातार केसेस होते हुए देखे, लेकिन हाल ही में टाटा मोटर्स के नतीजों के चलते भी हमने देखा है कि बहुत सारे फंड्स में इनका एक्सपोजर था। तो निवेशक क्योंकि वो समझते नहीं है सेंटिमेंट को, उन्हें लगता है कि अच्छा एक फंड के पास अगर टाटा मोटर का स्टॉक है और अगर एलोकेशन ज़्यादा है तब तो इसके NAV में गिरावट आ जाएगी, हमारा रिटर्न भी कम हो जाएगा, तो हमें फंड से निकल जाना चाहिए। ये बाजार से जुड़ी खबरों का इंपैक्ट जो फंड्स पे पड़ता है वो कितना इंपैक्टफुल होता है और एक निवेशक को कैसे उस पर रिएक्ट करना चाहिए? आइडियली तो कोई भी फंड मैनेजर जो एक ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तो उनके पास आउट परफॉर्मिंग फंड्स, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ज्यादा होते हैं। राइट। जो स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं वो कम होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी बैंकिंग फंड उठाकर देखिए, आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वेटेज 70 से 80% के आसपास होगा। जो मैंने अंतिम बार देखा था वो मैं बता रहा हूँ, मैंने 2-3 फंड्स चेक किए थे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFCs में बड़ा एक्सपोजर था, सरकारी बैंकों में एक्सपोजर बहुत छोटा था, बावजूद इसके कि देश की 70%, 65% बैंकिंग आज भी सरकारी बैंकों में हो रही है। ग्राहक वहाँ जा रहे हैं,
लेकिन फंड मैनेजर वहाँ नहीं जाते, वो परफॉर्मेंस देखते हैं। तो टाटा मोटर्स जैसा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, चूंकि आपने बात की, तो फंड में होना ही नहीं चाहिए काफ़ी ज़्यादातर फंड्स में, तो मैं ये उम्मीद करूंगा हाँ कहीं कहीं हो भी सकता है, पर इतनी मुझे नहीं लगता कि माइक्रो डिटेल पर आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको एडवांटेज यही मिलता है क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेकर बैठते हैं, इसलिए अगर कोई एक स्टॉक अंडर परफॉर्म भी करता है तो उससे आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे एक और मुद्दा था जो मेरे ध्यान में आया जब आप लोग बात कर रहे थे अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स का, तो वो मैं जानना चाहूँगा। मैं जो डिटेल्स पढ़ रहा था, आमतौर पर हम लोग फाइन प्रिंट्स इतने पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि जैसे एक मिड कैप फंड है तो उसका मिड कैप में एक्सपोजर 65% ही होना चाहिए, सिर्फ इतनी लिमिट है, या जैसे एक लार्ज मिड कैप है तो उसमें भी लार्ज कैप और मिड कैप की थोड़ी लिमिट्स 80% लार्ज कैप में होना चाहिए, 20% कैन बी मिड कैप। और जो मिड कैप फंड है उसका मिड कैप में कितना होगा? उसका एग्जैक्ट मेरे को अभी या स्मॉल कैप ध्यान नहीं है, तो वो जैसे आप कह रहे हैं वो इतना 75-25 के करीब 65% के आसपास मिड कैप में होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपके पास ये आज़ादी है कि आप चाहे तो लार्ज कैप ले लें, चाहे तो स्मॉल कैप ले लें। हाँ, वो होता है, मतलब बायस टुवर्ड्स दैट होना चाहिए। जो डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि 100% उसमें होगा, बायस टुवर्ड्स लार्ज कैप होगा। जैसे अगर एसबी ब्लू चिप फंड है तो लार्ज कैप फंड है तो उसका 80% से ऊपर, अप टू 80% हैज़ टू बी इन लार्ज कैप, अप टू 20% इन कैन बी मिड कैप, इट कैन बी लार्जर मिड कैप, सो दैट लार्ज की तरफ बायस ज़्यादा रहे। जैसे अभी मिड कैप अगर 100 से 250 है तो ऐसा नहीं कि 240 के ऊपर वाले स्टॉक हों, तो दिस इज डायरेक्शन टू द फंड मैनेजर कि यू हैव टू बी बायस्ड टुवर्ड्स द लार्ज कैप, मतलब 101 से 150 के बीच में। फंड मैनेजर को थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ भी है कैटेगरी के अंदर, तो वो फंड मैनेजर खुद से माइक्रो मैनेज कर सकते हैं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने पोर्टफोलियो को लेकर के, फंड को लेकर बहुत परेशान होते हैं, इसके लिए ये बात उठाई। अच्छा, एक और बात, इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर जो फंड्स आते हैं, क्या उन सभी में 100% इक्विटी ही होती है या कुछ फंड्स में डेट एक्सपोजर भी हो सकता है? दूसरे तरह का एक्सपोजर, आर्बिट्राज का एक्सपोजर हो सकता है? डेट आर्बिट्राज तो एक अलग कैटेगरी है, तो बट जनरली डेट कैटेगरी नहीं रखते। उसमें या कैश होता है, कैश में भी जनरली हमारा CBLO ही रहता है, तो आइडिया ये नहीं होता कि उसको लिक्विड फंड में डाल दो या किसी डेट फंड में पैसा डाल दो। अगर कैश में रखना है तो इट शुड बी कैश और इक्विवेलेंट टू कैश। इट कैन बी CBLO और मैक्सिमम लिक्विड फंड, इट कैन नॉट बी दैट आप कोई ड्यूरेशन फंड में डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 100% इक्विटी, और कुछ जो 10% तक आप कैश रख सकते हो तो वो कैश इक्विवेलेंट के तौर पे ही होगा। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी निवेशक ऐसे होते हैं जिनको इक्विटी फंड में इसलिए रहना है क्योंकि वहाँ पे टैक्स एडवांटेज है और साथ में थोड़ा स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो उसके लिए तो बैलेंस फंड है। मतलब कोई भी, ये मैं बता सकता हूँ, किसी भी फंड का कोई भी इक्विटी फंड मतलब डेट के ऊपर कॉल नहीं लेगा, कोई इंटरेस्ट रेट कॉल नहीं लेगा, कोई ड्यूरेशन कॉल नहीं लेगा, वो सिर्फ अगर या तो इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे या कैश में रहेंगे। तो वो बैलेंस फंड भी इक्विटी फंड के तौर पे क्लासिफाई होंगे। बैलेंस फंड इसलिए बैलेंस फंड इसलिए किया जाता है क्योंकि बैलेंस फंड में 65% मिनिमम इक्विटी में होना चाहिए, 35% डेट में हो सकता है। तो उसका जो डेट पोर्शन है वो बड़ा एक्टिवली मैनेज होता है, वो एक डेट फंड की तरह मैनेज होता है। जैसे हमारा SBI बैलेंस फंड जो है उसमें 65% के लिए अलग फंड मैनेजर है, 35% के लिए अलग फंड मैनेजर है। इक्विटी वाला फंड मैनेजर डेट को नहीं देखता है, वो डेट फंड मैनेजर है जो हमारा हेड ऑफ डेट है, ही टेक्स केयर ऑफ दैट पोर्शन, क्योंकि उसमें बड़ा फंड है। अगर आज की डेट में देखो, अगर SBI बैलेंस फंड आज की डेट में अगर 25,000 करोड़ का फंड है तो उसमें करीब 6-7 हज़ार करोड़ जो है आपका डेट का है, तो वो हम ऐसे नहीं कर सकते मतलब इक्विटी फंड मैनेजर उसको मैनेज करे। तो वहाँ पे भी आपको टैक्स का एडवांटेज मिलेगा। हाँ, उसमें बिल्कुल टैक्स का एडवांटेज है, टैक्स का एडवांटेज उसमें उसको इक्विटी फंड ही कंसीडर किया जाता है। पर आर्बिट्राज फंड तो एक अलग कैटेगरी है, वो बेसिकली वो उसमें कोई एक्सपोजर नहीं होता स्टॉक पे, उस पर मतलब आज की वैल्यू का और मंथ एंड की वैल्यू का जो फ्यूचर ऑप्शंस पे इमीडिएटली उसको सेटल किया जाता है। एंड फंड्स कैरी जीरो पोजीशन जनरली, दे आर नॉट सपोज्ड टू कैरी दी ओपन पोजीशन। और इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी वाला होता है। तो वही है, इसीलिए फायदा है कि आज की डेट में जो आर्बिट्राज फंड में, और आर्बिट्राज फंड का जो रिटर्न्स है जनरली इट इज़ लिंक टू दी रेपो रेट, जैसे 6.25%, क्योंकि ये कैरी होता है, इंटरेस्ट का ही पोर्शन है कि जो आज की डेट में अगर आप डील कर रहे हो और एक महीने के बाद करना है तो 1 महीने का पूरे का जो होता है इंटरेस्ट पोर्शन उसी को कंसीडर किया जाता है, वही रिटर्न होती है। परंतु इसमें वही है कि जो 25% पोर्शन है डेट में, क्योंकि मार्जिन के लिए FD में पैसा डालना पड़ता है या किसी डेट सिक्योरिटी में डालना पड़ता है, तो इसमें करीब 65-70% का इक्विटी में होता है और बाकी जो डेट में रहता है उसका पोर्शन,
तो वो इस तरह से चलता है। बट उसका जो ट्रीटमेंट है इक्विटी का होने की वजह से ये काफ़ी प्रचलित है आज की डेट में। और अब बारी आ गई है दर्शकों के सवाल लेने की। पहला सवाल हम लेंगे हमारे दर्शक केशव करण दास का, और शेयर स्प्लिट क्या है और उसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये जानना चाहते हैं। तो प्रदीप, अगर आप शेयर स्प्लिट और फेस वैल्यू देख रहे हैं, देखिए मेनली जब कोई भी ऐसा इवेंट होता है सिक्योरिटी में, चाहे वो बोनस हो चाहे वो स्प्लिट हो, उसके बाद आपके रिटर्न पे उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। तो जाहिर है कि यहाँ पर इस तरह के इवेंट के साथ साथ मार्केट के प्राइस एडजस्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने स्टॉक स्प्लिट के बारे में पूछा है। Exactly, हाँ। तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके पास एक की जगह 2 स्टॉक हो जाएंगे या 3 स्टॉक हो जाएंगे या 5 स्टॉक हो जाएंगे, तो उससे आपके रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जब बोनस भी आता है तो स्टॉक का भाव अगर आधा होता है तो एक की जगह 2 शेयर हो जाते हैं। तो इस तरह के इवेंट से आमतौर पे जब घोषणा होती है तो हम देखते हैं शेयर बढ़ भी जाता है, थोड़ा फिर नीचे आता है, पर एक ट्रेडर के लिए यहाँ पे कुछ मतलब हो सकता है, इन्वेस्टर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को तो इनके बारे में सोचना भी चाहिए। आमतौर पे होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी सोचती है ना कि मेरा शेयर बहुत महंगा हो गया है या एक आम व्यक्ति इस पे नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, तो जनरली दे टेंड टू स्प्लिट द शेयर। तो उसमें जैसे प्रदीप जी ने बोला कि शुरुआत में लगता है कि कुछ वक्त, क्योंकि एक इंटरेस्ट आता है तो मार्केट में लोग ज़्यादा उस शेयर की तरफ देखते हैं, थोड़ी देर के लिए बढ़ता भी है, बट इवेंचुअली फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी निवेशक को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आनंद जायसवाल का सवाल मैं लूंगी, और क्या म्यूचुअल फंड्स की जगह स्टॉक्स में SIP करना ज़्यादा फायदेमंद होगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। बताएं कमाई कहाँ ज़्यादा होगी, फंड्स में SIP करने पर या शेयर्स में? देखिए, SIP क्यों करते हैं हम, इस पे जाना बहुत ज़रूरी है। Okay. SIP हम करते हैं क्योंकि हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करना चाहते हैं। हम ये है कि अगर नीचे हो गया तो मेरे को और यूनिट मिल जाएंगे, या अगर आप एक स्टॉक के ऊपर कॉल ले रहे हैं तो स्टॉक के ऊपर कॉल लेना एक पोर्टफोलियो के ऊपर कॉल लेने से ज़्यादा रिस्की रहेगा, हमेशा ही रिस्की रहेगा, क्योंकि आप एक कंपनी के ऊपर कॉल ले रहे हैं। कंपनी किस तरह भी जा सकती है, एंड इट कैन बी वन वे मूव, इट कैन कीप ऑन गोइंग अप, इट कैन कीप ऑन कमिंग डाउन। वेयर पोर्टफोलियो में आपको, पर मैं अगर SIP के जरिए निवेश करूंगी तो शायद रिस्क मेरा कम नहीं होगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट एवरेज होती रहेगी। पर आप एक कंपनी के ऊपर, एक स्टॉक के ऊपर कॉल ले रहे हो, अगर उस कंपनी में कुछ भी ये गलत हो गया और पूरा दूसरी तरफ अगर उसका झुकाव हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जो लिया है तो आपको, मतलब आप रोक देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु फंड में क्या होता है कि अगर सपोज स्टॉक 35 स्टॉक है तो उसमें फंड मैनेजर विल टेक ए कॉल कि ठीक है अब ये स्टॉक करके इसमें वैल्यू कम है, दूसरा मैं ले लेता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ वर्क यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू ट्रैक द कंपनी मैनेजमेंट। तो एक स्टॉक में फंड मैनेजर का तो 24 घंटे यही काम है, 24/7 दे ईट ड्रीम एवरीथिंग अबाउट दोज कंपनीज ओनली। इसका जवाब मैं ऐसे देता हूं, लेकिन प्रदीप अगर पोर्टफोलियो इसका जवाब मैं ऐसे देता हूं कि मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपको किसी ने ऑप्शन दिया कि आप खुद बैटिंग करने जाएं या अपनी जगह विराट कोहली को भेज दें। रन आपके नाम पे ही काउंट होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप खुद बैटिंग करेंगे, आप विराट कोहली को भेजेंगे। तो वैसे ही आपके पास मौका है, आप अपना पैसा खुद मैनेज करेंगे या एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर से करवाएंगे, तो करने दीजिए ना। खाते में तो आपके ही आ रहा है। बहुत दर्शक हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी होती है और शेयर्स में भी होती है, और दोनों में वो SIP करते हैं, लमसम करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, 2 चीजें, एक कि आप भी एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं और आपके पास बहुत दिमाग है और आपको आता है मैनेज करना, क्योंकि फंड मैनेजर के हाथ थोड़े से बंधे भी होते हैं, कैटेगरी वाइज और तमाम चीजें होती है, वो बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं। अगर आप उससे अच्छा मैनेज कर सकते हैं, उनके अल्फा से ज्यादा अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं तो कीजिए। दूसरे कि आप खुद खेल के मजा लेना चाहते हैं, एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, तो भी कीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का नजरिया रख लें और शेयरों में ट्रेडिंग का नजरिया रख लें? वो भी आप कर सकते हैं। वही मैंने कहा कि फंड मैनेजर के हाथ बंधे हैं, अगर आप उससे अलग कुछ करना चाहते हैं तो वो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि मैं अपना बड़ा पोर्टफोलियो और पूरा मैं खुद ही मैनेज करूं, तो अगर आप फुल टाइम फंड मैनेजर ही हैं, आपके पास कोई और काम नहीं, आपके पास 100-200 करोड़ रुपए हैं और आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो जरूर कीजिए, आराम से कीजिए और अच्छे रिटर्न निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइम आपका डेडिकेशन फिर होना चाहिए। फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरे दिन CNBC आवाज देखते रहेंगे, हर एक डेवलपमेंट को ट्रैक करेंगे, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो फोन लगा करके आप सुनेंगे, जो रिपोर्ट आएंगी वो पढ़ेंगे। इतनी मेहनत करेंगे तो फिर आप भी रिटर्न दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्पंदन गांधी का सवाल मैं लूंगी।
ये कह रहे हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है रिव्यू करने के बाद ये कब जान सकते हैं कि जिस एसेट में इन्होंने निवेश किया है वो अच्छा है या ख़राब है। तो मेरे ख्याल से शायद ये अपने निवेश की बात कर रहे हैं। अगर हम फंड्स का एग्जाम्पल ले लें, एसेट क्लास तो खैर नहीं, लेकिन फंड्स को अगर रिव्यू करना हो तो वो कब करें, कैसे करें। आपने ये सवाल हालांकि चर्चा में कवर भी कर दिया कि कम से कम 3 साल तक आपको समय देना चाहिए एक फंड को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अभी हाल की गिरावट से बहुत निवेशक परेशान है, तो क्या करें? इसमें ना मैं थोड़ा एक ये बताना चाहूँगा, स्पेशली मैं म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि देखिए म्यूचुअल फंड में आज में पूरी इंडस्ट्री करीब 25 लाख करोड़ की है। हाँ। तो उसमें जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो करीब 40% ही है। राइट। रिमेनिंग 60% इज इन डेट। ओके। द पोर्टफोलियो ऑफ एनी इंडिविजुअल हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी बोथ। राइट। आप सिर्फ एक एसेट क्लास, एक इक्विटी एज एसेट क्लास की बात नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड में सब कुछ सही है, सिर्फ इक्विटी ही सही नहीं है, डेट भी सही है, क्योंकि उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। अगर हम फिक्स मैच्योरिटी प्लान की बात करते हैं, विच इज़ बिकॉज क्या हो गया है कि म्यूचुअल फंड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स के पास। अगर आपके पास सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं तो उसके सामने आपके पास लिक्विड फंड है। अगर आप आरडी करते हैं तो उसके सामने आपके पास एसआईपी है। अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी के सामने आपके पास एफएमपी है, और उसके अलावा आपके पास इक्विटी फंड है। ये जो सरप्लस पैसा है, जो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट, आपको सेवर से इन्वेस्टमेंट बनना पड़ेगा और इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टर बनते हैं तो यू कैन नॉट गो टू द एक्सट्रीम क्लास। Equity is the extreme class, right? Today, any rational person will keep only 30, 40, 50% into equities. Remaining has to be in fixed coupon rate. और fixed coupon में आपको FD में जाना है जिसमें आपको पूरा टैक्स देना है, या आपको डेट में जाना है जिसमें आपको बहुत कम टैक्स लगता है। आपको टैक्स 3 साल में अगर ऊपर रखते हैं तो 3 साल के बाद इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है जो कि रिटर्न से कम हो जाता है, जिसको हम इंडेक्सेशन बोलते हैं। और उसके अलावा भी आपका जो टैक्स है सिर्फ 20% है। तो वो चीज़ें समझने की म्यूचुअल फंड में क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या सोल्यूशन है, क्योंकि अभी हमें इक्विटी से हटके, इक्विटी से ऊपर और इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड में क्या क्या फ़ायदे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो इन्होंने इनका सवाल जो है ना कि एसेट हैज़ गुड और बैड रिटर्न आफ्टर रिव्यूइंग माई पोर्टफोलियो, अगर आप देखिए गुड और बैड अगेन विल इज लिंक टू द मार्केट मूवमेंट। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट equities only, fortunes of any scheme cannot be different from the fortunes of the market. Okay. It has to go with the market. Only percentage difference होएगा कि ऊपर आपने जिसको हम अपनी भाषा में अल्फा बोलते हैं कि आपने मार्केट से ज़्यादा उसमें दिया या नहीं दिया, तो उसको तो आप सीधा देख सकते हैं कि अगर आपने 5 साल तक एक स्कीम में पैसा रखा और 5 साल में इंडेक्स तो आपका गया 12% ऊपर और आपका जो रिटर्न है वो 15% गया, तो अल्फा जनरेट हुआ। अगर 12 की जगह 10 हुआ तो आपके फंड ने अच्छा नहीं किया, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो आपको किसी सही बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए। जहाँ तक आपके पूरे पोर्टफोलियो का सवाल है, तो जो सिंह साहब कह रहे थे ये बहुत कम लोग एक्चुअली करते हैं। तो जो इन्होंने कहा है वो 99% लोगों के लिए सही है कि आप शांति से बैठिए, बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश मत कीजिए, निफ्टी के साथ कंपेयर करते रहिए, मिड कैप फंड है तो मिड कैप इंडेक्स के साथ कंपेयर करते रहिए। लेकिन अगर मान लीजिए एक आइडियल ऐसा पोर्टफोलियो हम बनाने की कोशिश करें, देखिए तरीका तो है, कितने लोग इंप्लीमेंट कर पाए या उनके ऊपर है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि अगर मुझे बनाना हो तो मैं 30% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप और 40% डेट, ऐसे अपना एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिसमें मेरी पूरी सेविंग। 100 से अपनी उम्र को आप घटा दीजिए, जितना होता है आपको इक्विटी में डालना चाहिए। वो फॉर्मूला मुझे थोड़ा उस पर भरोसा कम है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तरीका है ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अब आपने इस तरह से अपना फंड बना लिया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपने ये पोर्टफोलियो 2015 में बनाया होता, तो 2017 के आखिर में आते आते आपका जो इक्विटी का 60 था ना वो 80 हो गया होता। तो उस समय आपके लिए ये संकेत था कि भाई 20% यहाँ से निकालो और डेट में डाल दो, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। और उसके बाद आप डेट में आने के बाद मार्केट नीचे आया, तो आज आपके पास फिर से आप देख रहे होते कि अब इक्विटी वाला जो 60 था वो 50 पे जा रहा है और डेट 50 हो गया है। तो अब मौका है कि आप डेट में से 10% निकालो और इक्विटी में डालो। ऐसे ही अगर आपने 2018 की शुरुआत में 30-20-10 रखा होता, तो आज स्मॉल कैप वाला जो है वो 5% पे दिखाई देगा आपको, और लार्ज कैप का हिस्सा बढ़ गया क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये संकेत है आपके लिए कि लार्ज कैप से 5% निकाल के स्मॉल कैप में डाल दो।
इस तरह से आप अपने एसेट को रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। ऐसा एक फिक्स फॉर्मूला बनाकर आप चल सकते हैं। ये सारे फंड मैनेजर, CIO से हम जब भी बात करते हैं वो लोग कहते हैं, लेकिन कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये एक बड़ी बात है। अगर आप करें तो आपके रिटर्न वाकई में काफ़ी शानदार आएंगे। और आपको मार्केट पे लोग खुद से कॉल लेने की जो कोशिश करते हैं ना कि आज मैं डेट फंड से निकाल के इक्विटी में डालूं, आज मैं लार्ज कैप से मिड कैप में जाऊं, या आज मैं स्मॉल कैप से लार्ज कैप में जाऊं, वो कॉल लेना बड़ा मुश्किल है। वो कॉल फंड मैनेजर से ही लेते हैं। या तो आप उनको बैलेंस फंड में पैसे दे दो, या आप उनको मल्टी कैप फंड में पैसे दे दो और उनको तय करने दो। बिल्कुल सही। ऑलराइट, तो यहाँ गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना या बैलेंस करते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पहला कदम सीजन 4 के इस एपिसोड में वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी हमने शुरू किया है जिसमें आप हिस्सा भी ले सकते हैं पहला कदम की वेबसाइट पे जाके। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4।